अस्सलामुअलैकुम। मैं राव फैज़ान जिन्ना इस्लामिया कॉलेज से आप लोगों को विजुअल बेसिक कोर्स में वेलकम करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया होगा। और मैंने जो है आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड स्कोप प्लस मॉड्यूल्स एंड प्रोसीजर्स। अगर हम इसकी डिटेल आउटलाइन देखें आज के टॉपिक की, तो उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर विजुअल बेसिक के अंदर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है, उनका स्कोप क्या है। अगर डाटा कन्वर्जन करते हैं हम फ्रॉम लाइक जैसे इंटीजर से अगर हमने कैरेक्टर में डाटा कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से कैरेक्टर में लेके जाना है, तो हमने किस तरह से करना है। जैसे कि अगर आपने एक वैल्यू जो है वो एक्स एक वेरिएबल है, उसको आपने वैल्यू 2 दिया हुआ है और आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो वो डाटा किस तरह से एक इंटीजर डाटा वो किस तरह से कैरेक्टर और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे। एक्सप्रेशंस, वेरिएबल, स्कोप, डिक्लेरेशन, फॉर्म क्या होती है, सिंटैक्स भी हम इसमें मज़ीद देखेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट वेरिएबल्स मैंने कुछ आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन वाले पार्ट में भी बताए थे लास्ट लेक्चर में, मज़ीद हम देख लेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल से आप पहले भी फेमिलियर हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसको। मॉड्यूल एंड प्रोसीजर, ये हमारा आज का टेक्निकल पार्ट है। इसके अंदर हम सब प्रोसीजर क्या होते हैं, इवेंट प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर और ऑप्शनल और आर्गूमेंट के ज़रिए हम किस तरह से प्रोसीजर को डील करते हैं, ये आज की हमारी बेसिकली आउटलाइन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बताता जाऊँ कि रेफरेंस, अगर आप इसके अलावा मेरी लेक्चर के अलावा अगर आप मटेरियल देखना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो उसके अंदर दो हैं। एक तो आपने रेफरेंस बुक्स आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है वो बेसिकली मेंशन है कोर्स आउटलाइन में। और सेकंड जो है वो ऑनलाइन मटेरियल अगर आपको गूगल से चाहिए, तो ये मैंने एक लिंक प्लेस किया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाके जो है वो आप अपना पढ़ सकते हैं। बड़ा डिटेल के अंदर विजुअल बेसिक को एक्सप्लेन किया गया है। कोर्स आउटलाइन आपको मैं ब्रीफली दिखा देता हूँ। इसमें जो है वो हमारे पास ये मेरे पास कोर्स आउटलाइन है। देखें जी, ये कोर्स आउटलाइन है आप लोगों की विजुअल बेसिक की, आप इसको डिटेल में देख लें। आज हम कुछ ये वाले टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। जो रेफरेंस बुक्स का मैं आपको नाम देना चाह रहा हूँ, ये वाली रेफरेंस बुक्स हैं। आप इन बुक्स में से किसी को भी स्टडी कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस लेक्चर पे। सो आपको दोनों चीज़ें मैंने आपको फर्दर स्टडी के लिए बता दी हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं डाटा टाइप्स को। आपको यहाँ तक पता चल चुका है कि विजुअल बेसिक क्या होता है। विजुअल बेसिक जो एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको हम बेसिकली विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब प्योरली कोडिंग की तरफ ये हमारा लेक्चर है। डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा देखें, जब भी आप कंप्यूटर हमेशा डाटा से को डील ही करता है। आप जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं वो डाटा को ही डील करती हैं। डाटा को डील करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डाटा जो है वो टाइप्स होती हैं। डाटा की नेचर डिफरेंट होती है। हमारे पास कुछ कैरेक्टर डाटा होता है, जैसे आपका नाम जो है, मेरा नाम जैसे एक कैरेक्टर है। अगर आपने काउंटिंग देखी है, पेमेंट्स वगैरह हैं, लाइक दो डिजिट्स में होती हैं। तो एक एक हमारे पास डिजिट की फॉर्म में डाटा है, और एक हमारे पास कैरेक्टर की फॉर्म में डाटा है, फिर एक हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा होता है, फिर हमारा बुलियन की फॉर्म में होता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डाटा होता है हमारा। ठीक है। इसी तरह हमारा कंप्यूटर के में बाइट पे भी जो है वो डाटा होता है। तो हम इसको अब देखेंगे कि डाटा, अगर हम इस तरह का जो डाटा है वो हमने स्टोर करना है, उसे मैनिपुलेट करना है, तो हमें किस तरह से डील करना है। बेसिकली डाटा टाइप जो है हमारे पास वो 5 तरह की होती हैं, जिसके अंदर बूलियन आती है। बूलियन हमारे पास जो है वो ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है। बाइट जो है वो हमारे पास ये डाटा टाइप है जिसमें हमारे पास एक
एक ऐसा डाटा स्टोर हो जाता है जो 1 बाइट तक की मेमोरी जिसको एलोकेट हो जाती है। कैरेक्टर बेसिकली वो डाटा टाइप है जो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ए से लेके जी तक अल्फ़ाबेट्स को देखें तो ए उसमें एक कैरेक्टर है, बी उसमें एक कैरेक्टर है, तो एक टाइम में हम एक वेरिएबल को एक ही कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होता है कि आपके पास आप इंटीजर लिखते हैं और आप इंटीजर के आगे एक उसका नाम लिखते हैं इंटीजर का, जैसे एक्स मैं नाम रख देता हूँ और उसमें आप एक वैल्यू इंटीजर स्टोर करते हैं 2 3 4 6 कोई भी। इसके हम एग्जांपल्स जो है वो आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, डेमो और प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैंने आपके लिए सर्च किया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी मेंशन किया है ये ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसको मैंने इसलिए रेफरेंस किया है कि आपको जो है वो इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, और फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑनलाइन जो है वो आपको उसको एडिटर मिल जाता है, उसमें आपको ये है कि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी प्रैक्टिस इसी वेबसाइट के ऊपर कर लेंगे। सारा हेल्पिंग मटेरियल भी यहाँ से यहाँ पर अवेलेबल है। आपने करना क्या है कि आपने करना कि गूगल पे जाके आपने लिखना है vb.net ट्यूटोरियल, तो उसके ऊपर पहला लिंक आता है vb.net प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज सामने आ जाएगा, ठीक है, ये ट्यूटोरियल पॉइंट, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बात हम डाटा टाइप्स पे कर रहे थे, तो वहीं से शुरू करते हैं विद सम प्रैक्टिस। तो डाटा टाइप बेसिकली हमारे पास एक एक्सटेंसिव सिस्टम है जिसमें हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। डाटा टाइप्स मैंने आपको बताया काफ़ी सारी होती हैं। बूलियन होती है, बूलियन की क्या वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स होता है। बाइट की क्या होती है जी, आपकी 0 से लेके 255 तक ये जो है वो आपके पास बिट्स जो है वो स्टोर हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर की है, डेट की है, डेसिमल डाटा टाइप है, डबल डाटा टाइप है। अब ये वो स्टोरेज एलोकेशन है जो हमारे पास रैम में एलोकेट कर देता है उस डाटा के लिए जो हमने स्टोर करना होता है। इसी तरह ये मैं इंटीजर की बात कर रहा था, ये 4 बाइट लेता है और तकरीबन ये देखिए इतना जो है उसकी रेंज है। इस तरह लॉन्ग आ जाती है, हम इसको फर्दर भी देखेंगे। ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती है। अगर हम एग्जांपल से इन डाटा टाइप को समझ लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि आपने ये मॉड्यूल डाटा टाइप्स। अब मॉड्यूल यहाँ पर एक कीवर्ड है विजुअल बेसिक का। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, यानी उस लैंग्वेज में उनकी डेफिनेशन अवेलेबल होती है। अब मॉड्यूल की डेफिनेशन इस लैंग्वेज के अंदर इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आपने क्या किया है कि उस मॉड्यूल एक बनाया है, इसका नाम आपने डाटा टाइप रख लिया, ठीक है। उसके बाद सब प्रोसीजर आ गया जी। सब प्रोसीजर बेसिकली आपके पास फंक्शन है, काइंड ऑफ अ फंक्शन है, इसको प्रॉपर फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि प्रोसीजर और फंक्शन के अंदर डिफरेंट होता है। अब सब मेन ही अपने लिखना है। सब मेन ये वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर आपका सारा वो कोड होता है जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो बिहेवियर होता है बेसिकली, ठीक है। डिम बी एज बाइट ये लिखा हुआ है। डिम बी क्या होता है कि ये बेसिकली जब आप कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, तो आप डिम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड यूज़ करना आपने फिर वो वेरिएबल का नाम अपनी मर्ज़ी से रखना, जो भी आप रखना चाहें। लेट्स से इन दिस केस जो है वो बी लिखा हुआ है, एज ए बाइट लिखा हुआ है। बाइट वो आपको पता है कि ये एक डाटा टाइप है। तो अब आपने बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप क्या है, बाइट है। अब इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे सारी के सारे जितने ये वेरिएबल्स हैं इन सब की डिक्लेरेशन हुई है और यहाँ पर जाके उसको वैल्यू असाइन कर दी गई। यानी बी के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी, 1। एन यहाँ पर क्या है जी, इंटीजर टाइप है उसकी, यानी इसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो आप देखें जी एन के अंदर एक इंटीजर डाटा स्टोर है। इसी तरह अगर आप देखें जी एस आई के अंदर जो है वो इसकी डाटा टाइप सिंगल है, तो सिंगल जो है वो इसके अंदर डाटा टाइप स्टोर हो रहा है। इसी तरह डी ए को देख लें आप, डी ए डेट है इसकी डाटा टाइप, तो इसके अंदर जो है वो आपने एक टुडे लिखा हुआ है। टुडे कीवर्ड है जो कि विजुअल बेसिक के अंदर टुडे में क्या होता है कि आज की जो दिन की डेट है कंपाइलर को
वो उसको प्रिंट कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप है। अगर आप इस कोड को चलाना चाहें तो आपने सिर्फ यहाँ लेमो टाइप में क्लिक करना है, आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। ये एडिटर ओपन हो गया, यहाँ पे कोड लिखा आ गया। आपने क्या करना है, बस इस कोड को एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, तो इस कोड का आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी ट्रिक करना चाहते हैं, लेट से मैं एक न्यू जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ ए के नाम से, जिसकी डाटा टाइप हम रख लेते हैं इंटीजर ही रख लेते हैं, ठीक है। आप अब इस ए को आप कोई वैल्यू भी असाइन करेंगे, ठीक है जी। लेट से मैं ए को कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, वो है 10, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहते हैं, देखिए आप इस वैल्यू को अगर आप प्रिंट करना चाहें तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप सिंपल आपने करना क्या है, आपने चलिए यहीं पर ही यहाँ पर आप लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ थोड़ी ही देर में। आप यहाँ पे सिंपल जो है वो ये लिखें, और जब आप ए लिखते हैं तो एक एरर डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली जो सॉरी एरर कह रहा हूँ 10 डिस्प्ले होगा, जो कि मैंने अभी इसको वैल्यू असाइन की थी। ए इज़ इक्वल टू मैंने 10 लिखा था, उसी ये वैल्यू असाइन करने से पहले मैंने उसको एज ए इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, फिर उसको वैल्यू असाइन किया और फिर मैंने उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको एक ऑनलाइन देखें, आपको जो है वो सॉफ्टवेयर बजाय डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के आपको यहीं पर ही मिल गया। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड लिख लिख के यहाँ पे आप चला सकते हैं। तो ये डाटा टाइप्स हो गई हैं। डाटा टाइप्स आपको पता लगे हैं कि जिस तरह का आपने डाटा डील करना है तो उसी की नेचर के हिसाब से आपने डाटा टाइप यूज़ करनी है। इससे पहले कि मैं मज़ीद डेप्थ में जाऊँ, पहले हम थोड़ा सा एक सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिक सिंटैक्स क्या है? बेसिक सिंटैक्स ये है कि हमारे पास विजुअल बेसिक के अंदर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है, इसमें मैं आपके साथ जो है वो ये कीवर्ड शेयर करना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स देखें जी, ये तमाम वर्ड्स हैं जिनकी एक डेफिनेशन इसकी विजुअल बेसिक लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। जैसे हमने अभी यूज़ किया था यहाँ पे इंटीजर जो है वो हमने यूज़ किया था, डेट हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद ये इंटीजर यूज़ किया था। अब इन कीवर्ड्स को आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते कि आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर कराएं, उसका नाम भी इंटीजर रखते हैं और उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के एज ए वेरिएबल नेम। तो ये हमारे पास तमाम वर्ड की डेफिनेशन अवेलेबल है। सो एक तो ये मैंने आपको दिखाना था। अब इससे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये डिम क्या होता है, ये एज स्ट्रिंग क्या है, ये हम मज़ीद सॉरी ये डाटा टाइप तो हमने पढ़ ली हैं। अभी हम एज को देखते हैं, बी क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ये डिम क्या है, इनको देखते हैं। तो बेसिकली जब आप डाटा से डील करते हैं तो आप दो तरह की सिचुएशन देखते हैं, एक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल जैसे आपकी मैथ की डेफिनेशन होती है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है रन टाइम पे। कांस्टेंट क्या होता है जी? कांस्टेंट वो होता है जिसको आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी है, जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे बाय मैनुअली अपने हाथ से, तब तक उसकी वैल्यू वही रहेगी। लेट्स से अगर आपने लिखा है जी x इज़ इक्वल टू 2 लिख दिया है, लेट्स से अगर आपने x इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, तो ये x इज़ इक्वल टू 2 तब तक लिखा रहेगा जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो x क्या है, एक कांस्टेंट है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि लेट्स से कि a इज़ इक्वल टू y, अब a के अंदर अब y भी कोई वैल्यू होगी, लेट्स से आती है, और a भी वैल्यू जो है वो होगी। अब a बेसिकली डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, y की जो भी वैल्यू, अब हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या आने वाली है। वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है। तो इसको हम बेसिकली जो है वो हम कहते हैं कि ये जो चेंज वेरिएबल होते हैं, मज़ीद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
कि होता कुछ नहीं है बट एक नेम होता है जो स्टोरेज एरिया जो है वो आपको एलोकेट कर देता है मेमोरी के अंदर, जिसमें आप डाटा स्टोर कर लेते हैं। आप ये डाटा टाइप्स देख चुके हैं सारी, ये मज़ीद उसी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आपने किस तरह से करना है, आप उसकी लाइव एग्जांपल देख चुके हैं। लेकिन मज़ीद ये देखें, अभी देखें डिम लिखा है आपने स्टूडेंट आईडी एज ए टीचर। अभी स्टूडेंट आईडी जो है बेसिकली आप इसको एज ए वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी बेसिकली इसके अंदर डिफाइंड वर्ड है। लेकिन जबकि अगर आप देखें जी काउंट 1 काउंट 2, इन दोनों को आप जो है वो एज ए वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। अब डिम कीवर्ड है, जब आपने डिक्लेयर करनी होती है बेसिकली डिम क्या है, डिम जो है ना ये आप जब स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं तो आप डिम का वर्ड लिखते हैं। तो डिम का वर्ड क्या करता है कि स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है, सबसे पहले वो मांगता है जी आप अपने वेरिएबल का नाम रखें। अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और उनकी डाटा टाइप सेम रखनी है तो आप कोमा डाल के मल्टीपल वेरिएबल्स लिखते जाएं और उनकी डाटा टाइप सेम ही रहेगी। तो ये इंटीजर टाइप के दो आपके पास वेरिएबल आ गए। इसी तरह फिर आपके पास स्टेटस आ जाता है जिसकी डाटा टाइप बूलियन होगी। तो ये सारे पास आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन आ गई है। सेकंड जो पार्ट है ना वो हमने देखना है वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ जिनकी वैल्यू जो है वो, अच्छा ये कांस्टेंट का सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली उसको डिक्लेयर करने का तरीका, उस पार्ट का कोड लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर आपके पास लेट से कोई हेल्पिंग वर्ब है और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये एक फॉर्मेट है आपका इंग्लिश का सेंटेंस लिखने का। इसी तरह यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये भी एक लैंग्वेज है। यहाँ पर भी आपने जब कुछ सेंटेंस लिखना होता है उसकी नेचर पे डिपेंड करते हुए आप उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट बेसिकली हर एक का होता है, तो उसको हम सिंटैक्स ही कहते हैं। अब कांस्टेंट क्या करना है, आपने कांस्टेंट को अगर डिक्लेयर करना है तो आपने सिंपल करना क्या है कि आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद तो उसका जो है आपने कांस्टेंट का जो है वो नाम लिखने के बाद आपने उसकी डाटा टाइप लिखनी है एज वो बस एक कीवर्ड है ये भी जिसे हम यूज़ करते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को लिखते हुए। जो आपको स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं तो आपने यूज़ क्या करना है, कॉन्स्ट का वर्ड यूज़ लिखना है, कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने उस कांस्टेंट का नाम लिखना है। अब मैंने मैक्सवेल की वैल्यू क्या रखती है 4999 है। अब ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है जिसकी डाटा टाइप कांस्टेंट है, जो सॉरी जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग है और जो है वो कांस्टेंट टाइप का है और जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो एक कांस्टेंट है। जो मैक्सवेल हमेशा के लिए जब तक मैं ये वैल्यू खुद नहीं चेंज करूँगा 4999 ही रहेगी। तो अगर आप इसका कोई लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू देख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए जी मॉड्यूल बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद भी इसको हम देखेंगे क्या होता है कि सब मेन आ गया। सब मेन बेसिकली वो वाला पार्ट है जहाँ पे कोड आपका आएगा। कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया, आपने क्या किया कि उस कॉन्स्टेंट का नाम लिखा, उसको वैल्यू दे दी पाई 3.14 आ गई हुई वैल्यू। आपने फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनकी डाटा टाइप सिंगल है, उनको वैल्यू असाइन की है। वैल्यू असाइन करने के बाद आपने एरिया कैलकुलेट किया है, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। बेसिकली ये एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई बेसिकली क्या है आपके पास 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7। तो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होने के बाद एरिया के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। और फिर कंसोल डॉट राइट हैंड ये लाइन पे क्या करती है बेसिकली कंसोल एक कीवर्ड है, राइट हैंड भी कीवर्ड है। ये कंसोल की जो एक क्लास है जो कि प्री डिफाइन है इसके अंदर, उसका एक मेथड है जिसका नाम राइट लाइन है। उसके अंदर ये फंक्शन बेसिकली राइट लाइन का लिखा हुआ है। अब ये करता क्या है कि आपका एरिया जो है वो इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है।
और उसको जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। कंसोल डॉट की रीड की क्या करता है, कंसोल डॉट रीड की बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जो है वो देर तक रहता है, यानी जब तक आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को, तब तक स्क्रीन पे आउटपुट आपका रहता है। जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो आपकी स्क्रीन पे 153 इसका जो है वो आउटपुट आ गया है। और लेट से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर अगर आप इसको चलाएं तो ये देखें जी, मैंने इसमें एक पैकेट रेज कर दिया है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो ये आ गया आपके पास। मज़ीद देखते हैं इसके अंदर हम, आपको पता चल गया जी, वेरिएबल्स पता चल गए, कांस्टेंट पता चल गए हैं। इससे पहले एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि विजुअल बेसिक का प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ताकि आपको वो मॉड्यूल वगैरह क्लियर हो जाए और फिर हम आगे प्रोसीड कर सकें। बेसिकली प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप विजुअल बेसिक के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब ये देखें, इसी को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो आपको समझाना ज़रूरी है। लेट्स लुक एट अ सिंपल कोड दैट वुड प्रिंट द वर्ड हेलो वर्ल्ड। आपने इंपोर्ट किया सिस्टम, इंपोर्ट सिस्टम क्या है? द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इंपोर्ट सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्लूड द सिस्टम नेम स्पेस इन द प्रोग्राम। तो बेसिकली ये विजुअल बेसिक के इन्वायरमेंट के अंदर एक नेम स्पेस है, समझ लीजिए कंटेनर है जिसकी डेफिनेशन उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर लाया जा रहा है, डेफिनेशन इंपोर्ट की जा रही है। मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल वन, मॉड्यूल क्या है जी, आपको मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली ये है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक, क्योंकि विजुअल बेसिक प्रोग्राम है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम एक प्रोसीजर को डिक्लेयर करने के लिए हम उसको सम टाइम क्या होता है कि आप जो है ना यानी कि जब आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नेचर होने की वजह से इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, और जब भी आप कोई प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर उसमें जो है ना उसी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली एक मॉड्यूल की क्लास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले आप नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं, फिर आप मॉड्यूल हो जाता है और फिर हमारे पास सब मेन प्रोसीजर आता है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देखें जी, इन द नेक्स्ट लाइन हैज़ अ मॉड्यूल डिक्लेरेशन द मॉड्यूल वन। अभी मॉड्यूल तो वो फंक्शन वो इसके लैंग्वेज का ही पार्ट है, और मॉड्यूल वन उसका नाम रखा गया है। VB.NET इज़ अ कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मॉड्यूल ऑफ अ क्लास दैट कंटेन द डाटा एंड प्रोसीजर दैट योर प्रोग्राम यूज। तो आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हैं, सब हैं, प्रोसीजर हैं, गेट सेट ऐड हैंडल रिमूव हैंडल और रेज इवेंट वगैरह, ये सब कुछ। इस लाइन के बाद आपके पास क्या है, सब मेन आ जाता है। सब मेन क्या है? सब मेन बेसिकली वो प्रोसीजर है। अच्छा, एक क्लास के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसीजर हो सकते हैं, बट प्रोसीजर कंटेन द एग्जीक्यूटेबल, और इन अदर वर्ड दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ वन क्लास। ये बात मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल आ गया है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि जी कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, जिसकी ये डिटेल आप पढ़ लें। कंसोल डॉट इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद सब एंड हो जाता है और ये फिर हमारे पास एंड मॉड्यूल का कीवर्ड आ जाता है। इसके बाद आप लोगों ने वैल्यू, हम देखते हैं मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर्स बेसिकली आपके पास होते तो कीवर्ड ही हैं, ठीक है, आपने इनको सिर्फ यूज़ करना होता है। आपने कुछ वेरिएबल्स, देखिए कुछ वेरिएबल्स का ना स्कोप होता है कि अगर आपने लेट से एक क्लास के अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम ए है, एक फंक्शन का नाम बी है, इसको ऐसे समझ लेते हैं
कि लेट से एक मैं एक सिंपल रॉ फॉर्म में समझाने, एक क्लास है जिसका नाम मैं रख देता हूँ, ये एक प्रोग्रामिंग क्लास है, या आप कह लें कि एक मॉड्यूल है, उसका नाम मैंने ए मोड रख दिया है। उसके अंदर मैं एक्स लिखता हूँ कि डिम एक्स एज इंटीजर, ठीक है जी। और मैं उसको कोई वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ लेट से। इसी तरह मैं मॉड्यूल बी लिखता हूँ और उसके अंदर मैं जाके लिखता हूँ कि जी डिम वाई एज डेफिनेशन एज सॉरी, उसके अंदर भी मैं यही सेम वेरिएबल जो कि x का है इसी को यूज़ करता हूँ एज जी। मुझे ये बताएं कि अब ये एक मॉड्यूल है, यानी एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, और जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन ही लिखा हुआ बेसिकली, एक मैंने आपके पास यहाँ पर एक डिक्लेयर किया वेरिएबल, और यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 रखी है और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 3 कर दी, तो क्या इस x की वैल्यू चेंज होगी? हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि दो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर पड़े हुए हैं। ये तो गलत है, क्योंकि इस मॉड्यूल को पता ही भी नहीं है कि x है क्या। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहूँ कि इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकूँ इस डेफिनेशन को, तो मुझे इसकी डेफिनेशन के साथ मॉडिफायर यूज़ करने होंगे। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि पब्लिक। अब मैं अगर पब्लिक लिख के अगर ऐसे करता हूँ तो इस मॉड्यूल के अंदर x की वैल्यू 3 इस्तेमाल होगी बजाय के 2, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x जिसकी डेफिनेशन मॉड्यूल ए में लिखी हुई है, ये इसका स्कोप कितना है? पब्लिक के लिए, यानी आप कहीं पर भी एक क्लास के अंदर अगर हमने मल्टीपल फंक्शन यूज़ किए, इवन कि आप एक क्लास से बाहर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट, तो अब मैं इस x को यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर। अब मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर सिर्फ इसका स्कोप है प्राइवेट में। का मतलब ये है कि आपका जो है ना इस वेरिएबल का स्कोप है, वो जो ये एक्सेस हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल ए के अंदर हो सकता है, मॉड्यूल बी के अंदर नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये मल्टीपल टाइप के जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बात की है पब्लिक की, थोड़ा सा स्पेसिफाई दैट वन और मोर डिक्लेयर्ड प्रोग्रामिंग स्टेट एलिमेंट्स हैव नो एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, कि इनके पास एक्सेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप देखें प्राइवेट को, स्पेसिफाई वन और मोर डिक्लेयर्ड प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम विद इन देयर डिक्लेरेशन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग विद इन एनी कंटेंट टाइप्स, यानी आप उसी की उसी है ना वो जो मॉड्यूल या क्लास है उसी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफाइज दैट वन और मोर डिक्लेयर, प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाई दैट वन और मोर डिक्लेयर्ड प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम विद इन देयर ऑन क्लास और फ्रॉम अ डिराइव्ड क्लास। या ये इसमें ये होता है कि अगर आप, ये बेसिकली ऊपर कॉन्सेप्ट है, हम एक क्लास से मज़ीद क्लासेस भी बना सकते हैं। तो अगर आपने कोई एक क्लास ए है उससे मैंने बी बनाई हुई है, तो मैं आगे उसको बी भी क्लास एक्सेस कर सकती है। तो ये हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं, और इन मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको मज़ीद फर्दर बताता हूँ, आगे जाके आपको कोड में बताऊँगा। अच्छा, स्टेटमेंट विजुअल बेसिक के अंदर दो तरह की होती हैं। विजुअल बेसिक के अंदर आपके पास एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है, एक आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपने कोई वेरिएबल की डेफिनेशन तो होती है, यानी जैसे कि आप लिखा हुआ कि दीज आर द स्टेटमेंट वेयर यूर नेम अ वेरिएबल कांस्टेंट प्रोसीजर एंड आल्सो स्पेसिफाइड डेटा टाइप। अच्छा, प्रोसीजर से परेशानी है ना, प्रोसीजर को अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लें कि किसी फंक्शन की बात हो रही है। कैन आल्सो स्पेसिफाई डेटा टाइप। और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि दीज आर द स्टेटमेंट्स विच इनिशिएट एक्शंस। ठीक है जी, जो इन्होंने बेसिकली एक्शन को इनिशिएट कर देना होता है।
और इन्हीं स्टेटमेंट ने एक्शन यानी मेथड या फंक्शन या लूप वगैरह हैं तो वो सब कुछ कॉल करना होता है। तो ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का पार्ट को कहते हैं। अगर हमने इनको यूज़ करना है तो किस तरह से करना है, मैंने आपको जैसे बताया था कि डिम अगर आपने ये हमने यूज़ किया है डिम नंबर एज इंटीजर, तो ये क्या है कि आपने जो है वो एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक। तो डिम स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेयर एंड एलोकेट स्टोरेज स्पेस फॉर वन और मोर वेरिएबल्स। डिम नंबर लिखे एज इंटीजर, डिम क्वांटिटी पे नंबर यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम है, स्टेटमेंट का नाम है। यानी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ स्टेटमेंट का नाम नंबर है, यहाँ स्टेटमेंट का नाम क्वांटिटी है, उसकी टाइप इंटीजर है, इसकी टाइप इंटीजर है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, यानी इसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर हुए, जैसे उसने 100 किया है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है कि मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन अल्फ़ाबेट, हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ एच की बात करूँ तो ये कैरेक्टर होगा, अगर आप हेलो पूरा देखें तो ये इसको हम एज ए स्ट्रिंग कहते हैं, ये स्ट्रिंग होती है। जैसा आपका अपना नाम है वो स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर हमारे पास ये डिम है, कॉन्स्ट है, इनम है, ये डिफरेंट तरह की आपके पास स्टेटमेंट, क्लास स्टेटमेंट होती है, स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल होती है, इंटरफेस, ये डिफरेंट टाइप्स की जो है आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जिनके अंदर बेसिकली आपका फंक्शनैलिटी होती है, कॉल करके और उसको एग्जीक्यूट करता है। लेट्स से अगर आपके पास एक मॉड्यूल डिसीजन है, यानी मॉड्यूल का नाम क्या है, डिसीजन है, और उसके आपने मेन फंक्शन में कि जहाँ पे मेन के अंदर बेसिकली वो फंक्शन कोड लिखा होता है जिसने चलना होता है और जिसने एक एक्शन परफॉर्म करना होता है। आपने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर की जिसको आपने 10 का दे दिया, ये लोकल वेरिएबल डेफिनेशन है। चेक द, और डिफ़ॉल्ट जो मॉडिफायर यूज़ होता है वो पब्लिक होता है। चेक द बूलियन कंडीशन यूजिंग इफ स्टेटमेंट, अगर इफ़ में हम इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए समझ लें कि कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब ए ये वेरिएबल था, ए इज़ लेस देन 20, देन क्या होता है, अगर ए की वैल्यू क्या 10 है, 10 इज़ लेस देन 20, तो इस वक्त कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज़ लेस देन 20, तो कंसोल पे लिखा आ जाना चाहिए कि जी ए इज़ लेस देन है 20, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन एंड और एंड इफ हो जाएगा। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या करना है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ से आपने देखना है कि आपने लिखना है कि जी कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ, और आपने सिंपल कोड चल जाना है। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली इसका आउटपुट लिखा भी हुआ है, ए इज़ लेस देन, क्योंकि 10 वाकई छोटा है तो इसलिए ये कंडीशन पहले प्रिंट हुई है, फिर वैल्यू हुई ए इज़ इक्वल टू 10 प्रिंट हुई है। बेसिकली यहाँ पर फॉल्स वाली कंडीशन को हैंडल नहीं किया गया है कि अगर फॉल्स होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें हुई हैं, एक ये हुआ है कि आपने अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट देना है स्क्रीन पे, और ये सिंपल एक कंसोल स्टेटमेंट चली है। मैं आपको यहाँ पर भी चला के दिखा देता हूँ, वही आउटपुट है, मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। आपको मैंने अगर आप ब्रीफली देखें तो हमें पता चल चुका है कि डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स पता चल चुके हैं, स्टेटमेंट हमारे पास हमें पता चल चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, फंक्शन आपके पास उस प्रोग्राम की, सॉफ्टवेयर की में वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती हैं वो फंक्शंस करते हैं। हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो उसने करना होता है, उसकी स्पेसिफिक इनपुट होती है और स्पेसिफिक ही आउटपुट होता है। एक होता है प्रोसीजर। फंक्शन का ये होता है कि जब आप कुछ इनपुट देते हैं एक फंक्शन को तो उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट कर देता है, और आउटपुट देता भी है, यानी कि रिटर्न वैल्यू देता है आपको, यानी कि वैल्यू रिटर्न करता है। प्रोसीजर में क्या होता है कि वो इनपुट एक मेजर वैल्यू, जब वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो एक वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, यानी आपके पास कोई इस तरह की जो है वो
रिटर्न जो है वो वैल्यू नहीं होती प्रोसीजर के अंदर। अब प्रोसीजर क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं, आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे ही वो प्रोसीजर चलता है तो कॉल होता है यानी चलाया जाता है, तो वो स्टेटमेंट जो प्रोसीजर यानी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स की बात हो रही है वो चल जाती हैं और एक आउटपुट परफॉर्म होता है। VB.NET हैज़ टू टाइप ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन प्रोसीजर होते हैं और एक सब प्रोसीजर होते हैं, और इन सब प्रोसीजर को शॉर्ट फॉर्म में सब्ज लिखा जाता है। जैसे अब आपने हर जगह पे ये सब देखा होगा, ये सब लिखा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ भी सब मिलेगा, ठीक है। तो ये वो सब है, सब यानी प्रोसीजर की बात हो रही है। अगर आप देखें सेकेंडली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू और वेयर द सब डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। फंक्शन स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर द नेम। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं कि आप फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, फंक्शन का नाम लिखेंगे, यानी आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, यानी इसको फॉर्मेट लिखा हुआ है। जब आपने कोई फंक्शन बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर तो किस तरह से बनाना है। मॉडिफायर्स ये कि आप उस फंक्शन को पब्लिक करना चाहते हैं कि बाकी लोग उस फंक्शन को यूज़ कर सकें, वो एक्सेस हो सके कहाँ तक, और इसी चीज़ को हम स्कोप कहते हैं कि ये इस फंक्शन का स्कोप कितना है, इस वेरिएबल का स्कोप कितना है। तो वो वेरिएबल का स्कोप, ये सब चीज़ें मॉडिफाइड से ही एस्टिमेट किया जाता है। तो हमने मॉडिफायर अगर यूज़ करना है तो वो ये ऑप्शनल है। उसके बाद फंक्शन आपने कीवर्ड यूज़ करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट है कि एक लेट से अगर आपने ऐड करना है तो फंक्शन को 2 इनपुट देने पड़ेंगे। अगर आपने ऐड का फंक्शन बनाया है कि वो 2 वैल्यू को इनपुट में लेता है और ऐड करके आउटपुट जनरेट करता है, तो पैरामीटर वो पैरामीटर हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो उसने एज ए इनपुट लेनी होती हैं। अब वो पैरामीटर लिस्ट से मतलब है कि अगर एक ही इनपुट ले रहा है तो वो एक पैरामीटर है, 2 ले रहा है तो 2 ले रहा है, तो पैरामीटर किस तरह से एक लिस्ट होती है एज ए रिटर्न टाइप। और फिर आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और फिर एक एंड फंक्शन लिखा का वर्ड आ जाता है। तो मॉडिफायर्स आपको पता है, फंक्शन का नेम लिखा हुआ, यानी हर एक उसने एक्सप्लेन किया। रिटर्न टाइप क्या होता है, स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जब आपने वो आउटपुट जब आ जाता है, जैसे 2 + 2 4 हो जाता है, तो 4 जब वो की डाटा टाइप क्या होगी, रिटर्न डाटा टाइप क्या होती है, तो वो हमने इंटीजर्स होती है यूजुअली, तो उस पर हम वो डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि फॉलोइंग जो है वो जब एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, उसने एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की है कि आपने जो है वो मैं बेसिकली नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं ये लाइव डेमो के ज़रिए, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर समझ आ जाता है। देखिए जी, मॉड्यूल लिखा जी, आपने माई फंक्शन मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल का नाम है, बेसिकली आप ये समझ लें क्लास का नाम है। फंक्शन का आपने कीवर्ड इस्तेमाल किया, आपने फंक्शन का नाम लिखा है जी फाइंड मैक्स, ठीक है जी, फाइंड मैक्स आपने फंक्शन का नाम लिखा है। फंक्शन को वैल्यूज़ जा रही हैं। अब ये बाय वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास मॉडिफायर है। num1 वो वेरिएबल का नाम है, उसकी टाइप क्या है जी, इंटीजर होगी। इसी तरह बाय वैल्यू ये हमारे पास एक मॉडिफायर है, यानी बाय वैल्यू जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी, एज इंटीजर जाना है। अब ये एज इंटीजर क्या है जी, ये रिटर्निंग डाटा टाइप है, इंटीजर ही डाटा टाइप है। जो इनपुट में जा रहे हैं उनकी वैल्यू भी डाटा टाइप है। अगर इस कॉमे से देखें तो एक वैल्यू इधर है और एक वैल्यू इधर है, ठीक है। डिम का आपने कीवर्ड यूज़ किया, आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है, इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसको कल लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे, अभी आप फ्लो समझें। num1 अगर ग्रेटर है num2 से, num1 क्या है वो ये वैल्यू होगी और num2 ये वाली वैल्यू होगी। अगर num बड़ा है num1 2 से, तो आपने रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर num1 की वैल्यू रिज़ल्ट के वेरिएबल में रख देना है। और अगर बड़ा नहीं है तो एल्स वाले हिस्से में जाएं और num2 की वैल्यू रिज़ल्ट को दे दें, और उसके बाद एंड इफ हो जाता है और फाइंड मैक्स के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपने फंक्शन को एंड कर देना है। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब सब मेन में जाएं। सब मेन में जाने के बाद आपने उसी तरह एक डिक्लेयर करें हुए इंटीजर ए और 10 जो है वो, मैं अज़ान के लिए पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रखा,
उसकी वैल्यू 100 दे दी, उसके बाद 200 दी बी को, और आपने क्या किया है कि एक और डिक्लेयर किया है रेज के नाम से, रिजल्ट रेज के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर की जिसकी डेटा टाइप भी इंटीजर की है। अब इसके अंदर आपने फंक्शन कॉल की, ये वो है एग्जीक्यूटेबल असाइनमेंट। हमने दो तरह की असाइनमेंट पढ़ी थी, एक होती है डिक्लेरेशन असाइनमेंट होती है, स्टेटमेंट होती है, एक होती है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो गई है। आपने क्या किया, आपने फंक्शन कॉल किया, फाइंड मैक्स लिखा और उसको वैल्यू दे दी है ये ए और ये बी। अब इस ए के अंदर 100 पड़ा हुआ है और बी के अंदर 200 पड़ा हुआ है, ये वैल्यू किसको जा रही है, फाइंड मैक्स को। फाइंड मैक्स कहाँ है जी, ये फाइंड मैक्स है। यहाँ पर फाइंड मैक्स को वैल्यू की है जी num1 के अंदर, यानी ए का जो वैल्यू है वो num1 में चला जाएगा और बी की जो वैल्यू है वो num2 में चला जाएगा। वो जाएगा यहाँ पर ए num1 के अंदर वैल्यू, क्योंकि ए का है वो 100 है, num2 के अंदर 200 है, तो 100 इज़ ग्रेटर दैन 200, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 100 ग्रेटर नहीं है 200 से, तो ये वाला पार्ट तो चलेगा नहीं। सेकंड एल्स में जाएगा, एल्स में जाकर क्या होगा कि num2 की वैल्यू जो कि 200 थी वो रिज़ल्ट को चली जाएगी और रिज़ल्ट की वैल्यू फाइंड मैक्स को चली जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें जी, जब ये वैल्यू चली जाएगी तो फंक्शन एंड हो जाएगा। फाइंड मैक्स के अंदर अब अपने वैल्यू जो है वो फाइंड मैक्स के अंदर चला जाएगा। फाइंड मैक्स वैल्यू किस में जो है वो इसको क्या कहते हैं, आउटपुट में जो है वो रेज को दे देगा। ये जो कीवर्ड ये वाला है इंटीजर, इसको चला जाएगा। फिर क्या होगा कि आपने ये कंसोल की लाइन चलेगी, इसमें क्या होता है कि मैक्स वैल्यू इज़, ये तो वैसे का वैसे ही चलेगा इतना, ठीक है। और उसके बाद रेज ये वो कीवर्ड है, यानी इसके अंदर बेसिकली इस फंक्शन का, यानी फाइंड मैक्स का जो चलाने के बाद जो आउटपुट आया वो रेज के अंदर पड़ा हुआ है, वो रेज के अंदर पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर है। ये लाइन चलेगी जो मैक्स वैल्यू इस रेज के अंदर जो वैल्यू ये आंसर आया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा और हम उसको देखते हैं। उसके बाद सब एंड है और सब मॉड्यूल एंड हो जाता है। ये देखिए जी, हमारे पास 200 आ गया। ये सिंपल सा आपके पास फंक्शन था। रिकर्सिव फंक्शन इसी तरह आप इसको मज़ीद आप पढ़ सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को कॉल कर रहे होते हैं। आपके कोर्स आउटलाइन में इससे रिलेटेड इतना ही था। तो लास्ट जो हमारे पास है वो है सब प्रोसीजर क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड होते हैं और एक सब प्रोसीजर होते हैं। सब प्रोसीजर क्या होता है कि सब प्रोसीजर्स आर प्रोसीजर्स होते हैं दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, को वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखें तो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है, यहाँ पर फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है रेज को, जबकि ये कि इस तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करती। यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट चलती है प्रोग्रामिंग और एक आउटपुट सामने आ जाता है। वी हैव बीन राइटिंग अ कंसोल एप्लीकेशन सो फॉर इन दिस ट्यूटोरियल में हमने बेसिकली यही देखा कि हम कंसोल के लिए एप्लीकेशन, कंसोल इसको कहते हैं बेसिकली, ये कंसोल एप्लीकेशन है कि आप आउटपुट लिख रहे हैं और एक स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर आप डेफिनेशन देखें जी, द सब स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर करना है, इसका फॉर्मेट क्या है जी, आपने मॉडिफायर यूज़ करना है, आपने सब का कीवर्ड यूज़ करना है, सब का नाम लिखें, वो पैरामीटर आपने देने हैं तो आप वो दें उसको। सिंपल ये डेफिनेशन आपको फंक्शन की तरह ही सिमिलर ही है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो आप इसको लाइव डेमो देख लेते हैं हमारे सब का। देखिए जी, आपने सिंपल मॉड्यूल का नाम आई सब रखा है, सब आपका वो कीवर्ड है और आपने कैलकुलेट पे करनी है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर अब वैल्यू नहीं जाएगी जो यहाँ पर डिक्लेयर होगी, बल्कि उसका सिर्फ रेफरेंस जाता है। ये बेसिकली मॉडिफायर्स हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बाय रेफ और बाय वैल्यू, क्योंकि ये बाय जो वैल्यू है ये आपका फंक्शन में यूज़ हुआ है और आप इधर देखें तो बाय रेफरेंस जो है वो सब के लिए यूज़ हुआ है। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली मॉडिफायर्स बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, ये यहाँ पे अगर आप मॉडिफायर्स के सेक्शन में हैं तो ये बाय रेफरेंस है और ये बाय वैल्यू है। तो बाय वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि वो जो वैल्यू उसको मिली हुई आपने असाइन की थी उसको, वही वैल्यू उसको जाता है। यहाँ पे अपने जो ये वैल्यू असाइन की थी तो उसको यही वैल्यू चली गई है। लेकिन बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वैल्यू नहीं जाती बल्कि उस वैल्यू का एड्रेस जाता है, उस वैल्यू का एड्रेस जाएगा।
यहाँ पर आप देखेंगे बाय वैल्यू की 100 है तो यहाँ पर 100 उसने इसको नंबर 1 को दे दिया। लेकिन यहाँ पर रेफरेंस के केस में क्या होता है, जब आपको वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू नहीं जाती, बेसिकली वो उस वैल्यू का एड्रेस जाता है, मेमोरी एड्रेस जा रहा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है स्पेसिफाई एन आर्गुमेंट इज पास्ड इन सच अ वे दैट द वैल्यू दैट कॉल प्रोसीजर प्रॉपर्टी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। वैल्यू चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसको दी ही सिर्फ वैल्यू है। यानी आप यूँ समझ लें कि आपको ना सिर्फ आपको इतनी प्रिविलेजेस दिया गया है कि आप जो है ना बस उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज करने के प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, आप क्योंकि पास उसका एड्रेस होता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेट व पे है बाय रेफरेंस, आपने वो मॉडिफाई यूज़ किया है। और बेसिकली जो है वो आपका आपने उसका नाम रखा है वैल्यू का, उसकी डाटा टाइप डबल रखी है, इधर वेजेस लिखी है और उसकी भी आपने डाटा टाइप जो है वो डेसिमल रखी हुई है। अब देखिए वहाँ पर हमने रिटर्न लिखा था, एज इंटीजर लिखा था ना, ये बेसिकली रिटर्न डाटा टाइप थी। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम डबल था, ओके, पे लिखा, सॉरी जिसका नाम पे था और डबल उसकी डाटा टाइप थी। पे के अंदर आपने किया कि और मल्टीप्लाई बाय वेजेस होंगे और जो आंसर होगा वो पे में चला जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाता है। मेन में जाएँ आप, कैलकुलेट पे, बेसिकली ये 3 इनपुट दिए हैं डिफरेंट तरह के, हम ये अभी सिर्फ 2 का देखते हैं, फिर हम उसके बाद स्क्रीन पे आते हैं। बेसिकली होगा क्या, 25 का मतलब ये है कि वो यहाँ पे जाएगा और 10 का मतलब ये है कि यहाँ पे जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर स्क्रीन पे हमारे का आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए जी 250 आ जाता है हमारे पास। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब 250 इसके लिए भी आउटपुट दिया उसने, अब इन दोनों के लिए भी आउटपुट दे देगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो इन दोनों के लिए भी उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, सब प्रोसीजर्स होते हैं। तो आई होप सो कि अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या होता है, ये और सब क्या होता है, एंड सब क्या है, इस तरह से मेन सब क्या है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, कंसोल आउटलाइन और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ये सब कुछ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इसको लाजमी कंसल्ट करें और बुक को लाजमी कंसल्ट करें। बाकी मैं लेक्चर 1 में मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं दिए थे। लेक्चर 1 को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये आपने सबमिट करने हैं अपने कॉलेज में। और उसके बाद जो है वो ये लेक्चर 1 से रिलेवेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने पहला क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके 2 मेथड बताए थे, वो आपने डिटेल में देखने क्या होते हैं, वो आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने डिफरेंस बताना है कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और उप में क्या, उप प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। या आप इसके लिए गूगल भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी बुक रीडिंग यूज़ कर सकते हैं, मेरी स्लाइड्स में भी कुछ डिटेल है ब्रीफली। आज के लेक्चर से जो 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपने डिस्कस करना है अबाउट द सिंटैक्स ऑफ अ वीबी एंड एनी 5 डाटा टाइप्स। सिंटैक्स बेसिकली मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है विजुअल बेसिक का, और आपने 5 डाटा टाइप्स कोई सी आपने उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन और प्रोसीजर के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया जैसे कि फंक्शन जो है वो इनकी रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न वैल्यू करते हैं, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते। आल्सो राइट अ नोट ऑन, आपने सब प्रोसीजर पे विद एग्जांपल आपने रिटर्न करना है, सब प्रोसीजर जो हमने लास्टली पढ़ा है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाएँ और लाजमी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इस वेबसाइट पे जाएँ, इस ट्यूटोरियल से कंसल्ट करें। इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर जो है उसको हम पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।